गरीब की जादुई बीवी। रमेश एक गरीब किसान था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ नीलम थी, जो कि अस्थमा की बीमारी से गुजर रही थी। सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करने में ही उसका कमाया हुआ पैसा चला जाता था। झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। 2 लोगों के राशन पानी में भी रमेश की मेहनत लगती थी। दरअसल पिछले 8 महीनों से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। बारिश की मार और जंगली जानवर ने उसके खेतों को कई बार खराब किया है, जिससे वह अभी तक उभर नहीं पाया था। अपने सर पीट कर वो इसी बात के लिए रो रहा था। हे भगवान, क्या आप मेरी किस्मत को काली स्याही से लिख रहे थे, जो मैं अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रख सकता, ना 2 वक्त की रोटी चैन से खिला सकता हूँ। इसी कारण अब तक मेरी शादी नहीं हुई। कैसे सब ठीक होगा? अपने गमछे से आंसू पोंछकर रमेश घर चला जाता है। फिर अपनी माँ के लिए चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। चूल्हे की आंच बढ़ाने लगता है, पर झोपड़ी में धुआं भर जाता है, जिससे उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है और अपनी माँ को वो एक पेड़ के सहारे बिठा देता है। माँ घबराओ मत, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं कितना पागल हूँ, आपको धुएं से परेशानी होती है और वही चीज मैं कर बैठता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा ख्याल रखने की ही कोशिश करता है ना। मेरे लिए ही खाना बनाने की कोशिश करता है, वो अलग बात है। तुझसे हो नहीं पाता। तभी प्रभा नाम की एक लड़की सामने से मटका लेकर गुजरती है और उनकी बात सुनकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। आप भी पानी पीजिए। तभी दोनों पानी पीते हैं तो रमेश उसका शुक्रिया अदा करता है। अरे अरे, पानी पिलाने के लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है भला, प्यासी को पानी पिलाना ही चाहिए। जी सच कहा आपने। इतने में नीलम उसके परिवार के बारे में पूछती है और रमेश से शादी करने की बात करती है। ये सुनकर वह चुप होती है। देख बेटा, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। अगर तू मेरे बेटे से शादी कर लेगी और मेरे घर में आ जाएगी तो तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। बाकी तेरी जो मर्जी, तू 2 दिन बाद आकर मुझे बता देना, जब तक सोच विचार कर लो। तभी प्रभा चुपचाप वहां से चली जाती है और बहुत सोचने के बाद वो उनके घर पहुंचकर नीलम के पैर छूकर कहती है, माँ जी प्रणाम, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए सहमत हूँ। बहू, मुझे मालूम था तू मेरे प्रस्ताव को इनकार नहीं करेगी। रमेश बेटा, चीन ही लिया, उसी से ही मुंह मीठा कर लेते हैं। बहू तो हमारे साथ इस गरीबी में जीवन तो काट लेगी ना। लाया माँ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे रूखी सूखी जो भी रोटी मिलेगी आपकी सेवा करके मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अगले दिन ही रमेश और प्रभा नीलम के आशीर्वाद से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे प्रभा अपने ससुराल को संभाल लेती है। चूल्हे पर खाना पकाती है, नदी से पानी भरकर लाती है और अपनी सास का ख्याल रखती है और रमेश के साथ खेत में हल चलाते वक्त देती है। प्रभा, तुम्हारे आने से मेरा जीवन पूरा हो गया। मेरा खेत फिर से जगमगा रहा है, फसल अच्छी आना शुरू हो गई है। बस थोड़े समय बाद भगवान की कृपा से इन फसल को मंडी बेचकर आऊंगा, तो उन पैसों से तुम्हें तोहफा और माँ की दवाई लाऊंगा। अजी, मुझे तो तोहफा आप कभी भी ले आना, पहले घर का सामान और माँ जी की दवाइयाँ लाना। प्रभा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने सोने की बालियां बेच दी, जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी, मेरे खेत के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इन पैसों से आपकी मदद होती है तो बुरा क्या है, बालियां तो वापस भी आ जाएंगी। 2 महीने बीत जाते हैं। रमेश की फसल अच्छी खासी आई थी, जिसकी कटाई वह करने ही जाता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है और उसके खेत के साथ और भी गरीब लोगों के खेत उजड़ जाते हैं, जिससे रमेश और उसके परिवार पर फिर से विपत्ति आ जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब और हिम्मत नहीं है दोबारा किसानी करने की। तुम्हारे पैसे भी डुबा दिए प्रभा मैंने। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तभी प्रभा वहां से भागकर नदी के किनारे आ जाती है और रो रो कर अपना दुख बयान करती है। उसके आंसू नदी में गिरते हैं। वहीं पीछे पीछे रमेश भी आ जाता है। उसी वक्त प्रभा का पैर मिट्टी से फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है, जिसके बाद रमेश रोकर कहता है, क्या करूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। प्रभा, प्रभा तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन रही हो? हे भगवान, प्रभा को वापस लौटा दो। तभी नदी की एक परी प्रभा को बचाती है और कहती है, तुम्हारा पति हताश होकर तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियों के साथ वापस भेज रही हूँ।
तुम्हारी सारी व्यथा सुनी मैंने कि बार बार तुम्हारे पति का खेत उजड़ जाता है, घर में गरीबी छाई है, सास बीमार है, तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया। फिर आप ऐसा क्या करेंगी? मैं तुम्हारे बाल सोने के बना रही हूँ जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखेंगे, और तुम्हें जादू दे रही हूँ जिसके चुटकी बजाते ही तुम कोई सा भी काम कर सकती हो। तुम्हारे बोलते ही वो काम हो जाएगा। अब से तुम अपने पति की जादुई बीवी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लौटना चाहिए। तभी प्रभा नदी से बाहर निकलती है और रमेश को गले लगा लेती है। मैं तो डर गया था, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम ठीक तो हो ना? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे तैराकी आती है, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें जादू के बारे में नहीं बता सकती, क्या पता ये मुझे छोड़ दे। मैं चुपचाप मदद करूंगी। इसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं, जहां अपने मन में कहकर जादू से प्रभा खाना तैयार करके अपनी सास और पति को खिलाती है। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने पूरी पकवान बनाया? हाँ प्रभा, कहाँ से आया ये सब? पता नहीं मुझे, जब मैं खाना बनाने गई तो ये सब खाना बना हुआ मिला मुझे। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम्हारे बाल सोने की तरह क्यों चमक रहे हैं? क्या सोने की तरह? मुझे तो नहीं पता जी, शायद नदी में गिरने की वजह से बालों का रंग खराब हो गया है। इस तरह प्रभा बहाना बनाकर चुटकियों में घर साफ कर देती थी, तो कभी चुटकी बजाते ही खाना तैयार हो जाता था और सास को दवाई भी वह दे देती है। ये देखकर सास और पति दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर प्रभा कहती है, रमेश जी तो अभी बहुत परेशान हैं, मुझे उनके खेत को भी ठीक करना होगा, यही सही रहेगा, इनके सोने के बाद जाऊंगी मैं। तभी आधी रात में प्रभा उसके खेत की तरफ बढ़ती है। उसे जाता हुआ देख रमेश भी देख लेता है। आखिर इतनी रात को प्रभा कहाँ जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। तभी अपने सोने के बाल तोड़कर वो कहती है, यह जादुई सोने के बाल मेरे पति के खेत को फिर से हरा भरा कर दो कि कोई भी आंधी तूफान या जंगली जानवर इस खेत को खराब ना कर पाए। ये कहते ही वो बाल खेत में छोड़ देती है, जिसके जमीन पर पड़ते ही खेत में एक चमकदार रोशनी आती है और उजड़ा हुआ खेत पक्की हुई फसलों की तरह भरा हुआ मिलता है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, हमारा खेत तो फिर से हरा भरा हो गया। रमेश जी जब इसे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मैं हैरान जरूर हो गया हूँ प्रभा। क्या है ये सब? तुमने जादू कैसे किया? और घर में माँ की दवाइयाँ, खाना, जो कुछ भी हो रहा था, कहीं वो सब तुम अपने जादू से तो नहीं कर रही थी? रमेश जी, अब आपको सब कुछ पता चल गया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ ना दें इस जादू के कारण, इसलिए आपको बताया नहीं। मुझे तुम्हारे जादुई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सब हुआ कैसे? तभी प्रभा उसे नदी में मिली परी के दिए जादू के बारे में बताती है, जिसे जानकर वो कुछ नहीं कहता और अपने घर ले जाता है, जिससे नीलम को भी वो बात पता चल जाती है। तो नीलम कहती है, बहू तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तू जादू कर सकती है तो मेरा चश्मा भी ला दे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, और लस्सी पिला दे। अभी देती हूँ माँ जी, अकड़ी पकड़ी माँ जी को लग जाए नजर का चश्मा जल्दी। मंत्र बोलते ही उसकी सास को नजर का चश्मा लग जाता है और धुंधलेपन की जगह साफ दिखाई देने लगता है। तभी बारिश आने से उनकी झोपड़ी में पानी टपकता है। तो रमेश कहता है, झोपड़ी का भी मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, मैं अभी आता हूँ। माँ प्रभा, मैं अभी आता हूँ। रमेश जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जादुई बीवी है ना, अब से नए घर में रहेंगे। अकड़ी पकड़ी घर बन जाए हमारा आलीशान सा जल्दी। उसके ये कहते ही जादू से उनकी झोपड़ी एक आलीशान बड़े घर में तब्दील हो जाती है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और रमेश अपनी जादुई बीवी की सहायता से लोगों की भी मदद करता था। साथ ही अपने खेत के फसलों को वह बेच देता है, जिसके मुनाफे से वह अपनी माँ का इलाज करवाता है। 3 अमीर गरीब बहुओं की सवारी। शीशगंज गांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 3 बेटे हैं, महेंद्र, सुरेंद्र और गजेंद्र। शिल्पा अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू करती है। सोफे पर बैठी शिल्पा चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी पंडित जी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जय राम जी की शिल्पा बहन। पंडित जी, आप इतने सवेरे सवेरे, विराजिए। वो तुम्हारे तीनों बेटों के लिए एक से एक लड़कियों की तस्वीर लाया हूँ, जरा देख लो, शायद कोई जच जाए। ऐसा कहते हुए पंडित जी तस्वीरों का थाक शिल्पा के हाथों में थमाते हैं। तभी शिल्पा की नजर पहले के 3 तस्वीर पर जा रुकती है। पंडित जी,
मुझे ये तीनों लड़कियां जच गई हैं। आप इन्हीं से मेरे बेटों की शादी की बात बढ़ाइए। अरे शिल्पा बहन, ये तीनों तस्वीर वाली लड़कियां अलग अलग तबके से हैं। ये त्रिशाला है, ये माया और ये गूंजा, जो बगल के गांव के गरीब किसान की बेटी है। और त्रिशाला बड़े ऊंचे खानदान की और माया मध्यम वर्गीय घराने से है। अरे पंडित जी, शादी ब्याह के बंधन ऊपर से बंध कर आते हैं। ईश्वर की दया से मेरे घर में घटी नहीं है, ना मुझे दान दहेज का लोभ है। आप बात बढ़ाइए। पंडित जी की पैरवी पैतरे से पारिवारिक रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बहुओं की विदाई के साथ उन्हें दहेज में अलग अलग सवारी मिलती है। जैसे सबसे अमीर बहू त्रिशाला को महंगी लग्जरी गाड़ी, तो मिडिल क्लास बहू को स्कूटी और सबसे गरीब बहू गुंजा को एक दुधारू गाय मिलती है, जिसे लेकर बारात बहुओं के साथ अपने गढ़ लौटती है। दुल्हन के लिबास में ससुराल की दहलीज पर खड़ी दोनों बहू गुंजा की हंसी उड़ाते हुए कहती हैं, अरे कोई इस गरीब बहू की गाय को खूंटे से बांधो, वरना ये ऐसी ही नाक में दम करती रहेगी। जेठानी जी, मेरी बेजुबान गाय आपसे कोई मीठे मिष्ठान तो मांग नहीं रही, जो आप मेरी गौरी को देखकर ऐसे मुंह बना रही हैं। मुंह नहीं बनाऊं तो क्या तारीफ के पुल बांधूं? तुम्हारे बाप की दहेज देने की औकात नहीं थी, जो 2 कौड़ी की गाय थमाकर खदेड़ दिया। देखो, मेरे डैडी ने मुझे लाखों की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में दी है। सोचो कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे सामने से कार में सवार होकर गुजरूंगी। हाँ त्रिशाला, खूब मजा आएगा जब मैं और तुम कार और स्कूटी की सवारी करेंगे, वहीं हमारी गरीब देवरानी 2 कौड़ी गाय की सवारी करेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर गरीब बहू समझदारी से चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। समय बीतता है। एक सुबह तीनों बहुएं अपनी सवारी को साफ कर रही थीं। तभी त्रिशाला तफरीबाजी करते हुए कहती है, माँ माँ। अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, अपनी सो कॉल सवारी की भोंपू बंद करने को कहो, इसकी गुहार हमारे कान फाड़ रही है। गुंजा रानी, तुम हमारी देखा देखी अपनी गाय को खामखा गीला कर रही हो, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद यह गोबर में सनी नजर आएगी और हमारी सवारी सप्ताह भर चमचमाती हुई दिखेगी। जेठानी जी, अगर आपको मेरी गाय गौरी के गोबर देने से डाह है तो आप भी गुसल खाने में घर बनाकर रंगारंग कार्यक्रम करते रहिए, किसने मना किया? यह सुनकर दोनों बहुएं गुस्से से फुफकारती हुई कहती हैं, तुम्हें तो हम देख लेंगे। देखो मगर प्यार से। समय बीतता है, बावजूद इसके तीनों बहुओं में अपनी अपनी सवारी को लेकर तू मैं बढ़ती ही जाती है। एक सुबह मेरी सवारी गाड़ी तुम दोनों की तुच्छ सी सवारियों को चुटकी में मात दे सकती है। त्रिशाला, माना की सवारी में मेरी स्कूटी तुमसे छोटी है, मगर ये मत भूलना कि मेरी एक्टिवा फर्रारी की तरह भागती है, इसलिए तुम दोनों मेरे आगे घर में ही घुटने टेक दो, वरना रेस के लिए तैयार रहो। मेरी दोनों जेठानियों, जब तक इंसान मैदान में महारथी साबित नहीं हो जाता, उसे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब तो रेस हो ही जाए। तीनों बहुएं अपनी सवारी का लोहा मनवाने के लिए रेस की शर्त स्वीकार कर लेती हैं और यह बात शिल्पा को बताती हैं। यही बेहतर है कि कम से कम इस रेस के बाद रोज रोज मेरा घर मछली बाजार तो नहीं बनेगा। अगले ही दिन जहां अमीर त्रिशाला अपनी कार, माया अपनी स्कूटी और गरीब बहू अपनी गाय पर सवार हो जाती है, पूरा गांव उनकी सवारी रेस को देखने के लिए मैदान में उतर जाता है। अब सुनो, जो अपनी सवारी के साथ इस नुक्कड़ से गांव की सीमा के पास पहले पहुंचेगा, वही जीत का ताज पाएगा। देखते हैं जीत किसकी होगी। तीनों बहू अपनी अपनी सवारी को दौड़ाने लगती हैं। त्रिशाला अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके सबसे आगे निकल पड़ती है, वहीं माया भी अपनी स्कूटी को रफ्तार से भगाती है। त्रिशाला कहती है, जीत तो मेरी ही होगी। अचानक त्रिशाला की कार का पहिया एक गड्ढे में बुरे तौर से फंस जाता है, वहीं माया की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मेरी स्कूटी को अभी साथ छोड़ना था, इसके तेल को भी अभी तेल लेने जाना था। आखिरकार जीत गुंजा और उसकी गाय गौरी की होती है, जिसके साथ पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका साथ देते हुए ठहाके मारकर शहरी बहुओं के सवारी गाड़ी का ठट्ठा उड़ाने लगती है। देख लो जेठानी जी, आज मुझ गरीब बहू की गौरी की सवारी ने मुझे जिता दिया। आप दोनों की दशा उस जीत में हारे खरगोश के जैसे है, जिसे अपनी तेज गति का घमंड था, मगर धीमी गति के एक कछुए ने उसे मात दे दिया, मेरी तरह।
गरीब बहू की यह बात सुनकर दोनों गुस्से से दांत पीस कर रह जाती हैं। समय बीतता है। एक रात गुंजा की सेहत उसका साथ छोड़ जाती है और शिल्पा कहती है, त्रिशाला, माया, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात को नींद में टांग क्यों अड़ा रही हैं? अरे गुंजा बहू की हालत बिगड़ गई है, अपनी गाड़ी निकाल, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माँ जी, गुंजा के पास तो हमसे बेहतर फरारी की सवारी है। उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब क्या होगा? मेरी गाड़ी ऐसे एरो गैरो के लिए नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ करिए। दोनों बहुएं अपनी रईसी का रौब झाड़कर गुंजा को दर्द में तड़पता छोड़कर सोने चली जाती हैं। शिल्पा अपनी सूझबूझ से घरेलू नुस्खे करके अपनी गरीब बहू के पास बैठी बिहान कर देती है, मगर कहते हैं कर्मा खुद को दोहराता है। एक दिन दोनों बहू अपने आमने सामने से आ रही होती हैं कि उनकी वाहन की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके चलते वह सड़क किनारे गिरकर बेहोशी की बोझलता में चली जाती हैं। तभी गुंजा, जो कि अपनी गाय को खेत खलिहान से चराकर खूंटा थामे घर की ओर बढ़ रही, उसकी गाय गौरी उन्हें देखकर जोरों शोरों से गुहार लगाती हुई पहुराई करने लगती है। गौरी, क्या हो गया तुझे? चारा खाकर तेरा पेट टंच नहीं हुआ क्या? क्यों रेक रही है? गौरी का इशारा बूझकर जैसे ही गरीब बहू पीछे पलटती है तो अपनी जेठानी को खून में लथपथ देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये तो मेरी जेठानी जी हैं। मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। गौरी, आज तुझे अपनी गरीब बहू के लिए रफ्तार में दौड़ना होगा। गुंजा उन्हें अपनी गाय पर सवार कर लेती है और उन दोनों को एक कपड़े से अपने कमर में बांध लेती है, जिसके साथ उसकी गाय तेज गति से रास्ते रौंदती हुई अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर की फौज उनका उपचार करने में जुट जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों बहू बेहोशी से बाहर आती हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप दोनों? डॉक्टर, हमें यहाँ कौन लाया? आप दोनों के शरीर से खून का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आपकी जान भी जा सकती थी। वो तो गनीमत है जो ये बेजुबान गाय और वो गरीब बहू आपको लेकर यहाँ आ गई। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहू समझ जाती हैं कि वह गुंजा और गौरी थी। तभी गुंजा भीतर आती है। शुक्र है जेठानी जी, आप दोनों ने आंखें खोल दी। गुंजा, हम दोनों ने कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर तुमने मसीहा बनकर हमारी जान बचा ली। हमारी सांसें तुम्हारी सवारी गाड़ी गौरी की देन है। उस घटना के बाद बहुओं के बीच बंधे अमीरी गरीबी की गांठ हमेशा के खातिर खुल जाती है, जिसके बाद वह फिर कभी अपने सवारी पर नहीं इतराती। साथ ही तीनों बहुओं के ताने बाने मधुर रिश्तों का मोड़ ले लेते हैं।